स्टूडेंट्स। तो देखिए, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अब हम हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने जो बात की थी वो कर्व्ड सरफेस पर रिफ्रैक्शन की बात की थी और कर्व्ड सरफेस पे जो हमने रिफ्रैक्शन लिखा था उसके हमने दो फॉर्मूले लिखे थे। एक फॉर्मूला हमने मैग्निफिकेशन वाला लिखा था और एक फॉर्मूला हमारा एक्स कोऑर्डिनेट वाला रिलेशन था। मैं एक बार उस फॉर्मूले को फिर से आपको बता देता हूँ। तो फॉर्मूला था n2/v माइनस n1/u दैट इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, n2 माइनस n1 अपॉन r। यहाँ पे जितने भी u, v और r हैं ये सब x कोऑर्डिनेट्स हैं और n2 n1 कौन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं दो मीडियम के। n2 कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? जिस मीडियम में रे रिफ्रैक्ट होकर जा रही हैं। n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से रे ट्रेवल करके इंसिडेंट हो रही हैं। तो n2 जाने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और n1 आने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आने वाला जाने वाला मतलब जो रे जिस मीडियम में जा रही हैं और रे जिस मीडियम में आ रही हैं। और इसके बाद हमने y कोऑर्डिनेट का एक रिलेशन देखा था कि एच आई अपॉन एच ओ, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है v/n2 अपॉन u/n1। ठीक है, ये तो हमने फॉर्मूले देखे थे। इसके बाद इसका हमने एक फॉर्मूला और मैंने देखा था कि v माइनस आर अपॉन u माइनस आर, ये दो वैल्यू होती हैं। ठीक, अब हमें चालू करना है लेंस। तो देखिए, लेंस भी जो है ना वो भी कर्व्ड सरफेस का ही रिफ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि जो लेंस होता है, तो देखिए यहां पे अब हम लेंस चालू करते हैं। लेंस, अच्छा देखिए, लेंस चालू करने से पहले आपको एक चीज और बताता हूं, देख के अच्छा लगेगा। जब हम प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन पढ़े थे तो ये हमारी एक प्लेन सरफेस थी और जब हमने प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन पढ़ा था तो प्लेन सरफेस का रेडियस होता है इनफाइनाइट। और अगर रेडियस इनफाइनाइट होता है तो इस फॉर्मूले में हम अगर r को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा n2/v दैट इक्वल टू n1/u दैट इक्वल टू 0, दैट इक्वल टू 0। यहां से क्या निकल के आया? यहां से निकल के आया कि n2/v, यहां से आता है हमारे पास क्या, n2/v बराबर होगा n1/u के। इसको जरा उल्टा करके लिखो तो ये आया v अपॉन n2 बराबर होगा u अपॉन n1 के। तो जो v का वैल्यू आया वो किसके बराबर आया? यहाँ से v का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है u अपॉन n1 डिवाइडेड बाई n2। ठीक, अब देखो, अगर आप ध्यान से देख करेंगे तो n1 कौन था? इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n2 कौन था? जिस मीडियम में रे चल के गई थी उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब हमने अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लिखा था, देखिए v अपरेंट डेप्थ हो जाएगी। हम जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कहां से मेजर करते हैं? सरफेस से मेजर करते हैं। तो मैं अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, मॉड ऑफ v जो हमारा होगा अपरेंट डेप्थ, देखिए वो किसके बराबर होगा? मॉड ऑफ u अपॉन दैट n1 अपॉन n2, दैट n1 अपॉन n2। तो ये आपका वही फॉर्मूला हो गया जो आपने वहां पर पढ़ा था। इसका मतलब अगर मैं प्लेन सरफेस पे जो अपरेंट डेप्थ वाली कहानी थी, अगर उसको मैं नहीं भी पढ़ा था वहां पे तो भी काम चल जाता, बिकॉज वो इसका एक स्पेशल केस है जिसमें r कितना होता है? इन्फिनिटी। वहां पे मैंने एक लाइन और ये बोली थी कि ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा सरफेस के एक ही साइड में होंगे। वो लाइन मैंने क्यों बोली थी उसका भी प्रूफ मैं आपको बता देता हूं। आप इस इक्वेशन से देखिए, u और v का कोऑर्डिनेट सेम होगा। अगर u पॉजिटिव है तो v पॉजिटिव और u नेगेटिव है तो v भी नेगेटिव, क्योंकि v/n2 किसके बराबर है? u/n1। तो ये था उस प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन के बारे में कहानी। ठीक है, अब सुनिएगा लेंस। तो लेंस में क्या होता है? दो कर्व्ड सरफेस होती हैं। तो दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कर्व्ड सरफेसेस। मतलब जैसे जैसे मान लीजिए एक कर्व्ड सरफेस आपकी ये है और दूसरी कर्व्ड सरफेस आपकी ये है। कोई जरूरी नहीं है ये कर्व्ड सरफेस इसी तरह से रहें, ये स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस होती हैं। ये सरफेसेस कैसी होती हैं? स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस होती हैं। ठीक, अब जो लेंस होता है इसको ज्योमेट्री के बेसिस पे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, दो पार्ट होते हैं लेंस के, या दो टाइप हम इनके डिफाइन करते हैं। एक टाइप को बोलते हैं कॉन्वेक्स और एक टाइप को बोलते हैं कॉनकेव। एक रफ नेम है, एक रफली दो कैटेगरी हैं। तो कॉन्वेक्स किसको बोला जाता है? देखिए, कॉन्वेक्स बाय ज्योमेट्री, मतलब शक्ल देख के उसका नाम रखा गया है, उसके काम के हिसाब से नाम नहीं रखा गया है, ये उसकी ज्योमेट्री, ये उसकी शक्ल के हिसाब से नाम रखा गया है। कॉन्वेक्स का नाम होता है, कॉन्वेक्स का शक्ल कैसी होती है? देखिए, कॉन्वेक्स की शक्ल ऐसी होती है, ये दो सरफेसेस हैं और ये बीच में एक मीडियम है। मतलब एक मीडियम है जो दो सरफेस से कार्व्ड आउट किया गया है, मतलब दो ये कर्व्ड सरफेस है और उनके बीच का ये मीडियम है। दूसरा, आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं, एक सरफेस फ्लैट है और दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स।
तो ये जो सरफेस होती है ना, जो बाहर निकली होती है, वो होती है कॉन्वेक्स सरफेस। देखिए अब जो मेरा हाथ है, तो आपको जो आपको सरफेस दिख रही है, इसको आप बोलेंगे कॉन्वेक्स सरफेस। और जो मेरे इधर अंदर अंदर पाम के साइड में जो सरफेस है, उसको बोलेंगे कॉनकेव सरफेस। तो आदमी जो मोटा आदमी होता है, उसका जो पेट निकला रहता है, तो हमें जो बाहर उसकी सरफेस दिखती है, वो हो गई कॉन्वेक्स सरफेस। मतलब जो बाहर निकला हुआ है उसको कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। तो इसमें दोनों ही कॉन्वेक्स हैं, इसमें एक प्लेन है और एक कैसी है, कॉन्वेक्स। और एक सरफेस ऐसी भी हो सकती है, मतलब एक लेंस ऐसा भी हो सकता है इस तरह से। तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। इसको अगर ये दोनों रेडियस बराबर हो जाती हैं तो इसको बोलते हैं इक्यू कॉन्वेक्स, और अगर दोनों रेडियस बराबर नहीं है तो सिंपली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स। इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। तो अगर मैं इन दोनों आर को बराबर ले लेता हूं, दोनों रेडियस का मैग्नीट्यूड बराबर है, आप कोऑर्डिनेट से कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं मॉड आर इस्तेमाल कर रहा हूं, कंफ्यूजन का टेंशन ही नहीं। इसको हम बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, और इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, तो कॉनकेव मिरर में जो डायग्राम बनता है वो इस तरह से बनता है। सॉरी, कॉनकेव लेंस के लिए अगर बात करें, तो कॉनकेव लेंस के लिए डायग्राम इस तरह से बनता है। एक कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम इस तरह से बनता है, और एक कॉन्वेक्स कॉनकेव ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक। तो अगर ये दोनों रेडियस बराबर हुई, अगर ये दोनों रेडियस बराबर हुई, तो इसको बोलते हैं इक्वी कॉनकेव लेंस। इसको बोलते हैं, मैं नाम लिख देता हूं, इक्वी कॉनकेव। इसको बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव, और इसको बोलते हैं कॉनवेक्सो कॉनकेव, क्योंकि ये वाली साइड कैसी है इसकी, कॉन्वेक्स है। तो देखिए नाम है सरफेस के हिसाब से, मतलब ज्योमेट्री के हिसाब से ये नाम रखे गए हैं, ज्योमेट्री के हिसाब से क्या किए गए हैं, ये नाम रखे गए हैं। ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस, अब इसके बाद इनके काम के हिसाब से भी नाम रखे जाते हैं। एक नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस और एक नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। तो ये है कैटेगराइजेशन ऑन द बेस्ड ऑफ ज्योमेट्री। तो इसको आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं, कैटेगराइजेशन ऑन द बेस्ड ऑफ ज्योमेट्री। अब अगला जो कैटेगराइजेशन में बनाने जा रहा हूं, अगला कैटेगराइजेशन जो, पहले हम नामकरण की बात कर लेते हैं, फिर इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो अगला जो कैटेगराइजेशन है वो इनके काम के हिसाब से, कि ये काम कैसा करता है ये लेंस। तो दो तरह के नाम हम रखते हैं, एक नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस और एक नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, कि एक ऐसा लेंस जिसपे अगर ये रे इंसिडेंट हो और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इन रेज को कन्वर्ज कर दे। यह एक लेंस रखा गया है इस जगह में, मैंने खाली जगह छोड़ी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ कॉन्वेक्स बनाऊंगा तो आपके दिमाग में आएगा कि कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, अगर मैं यहाँ कॉनकेव बनाऊंगा तो आपके दिमाग में आएगा कॉनकेव कन्वर्जिंग होता है, इसलिए मैं बना ही नहीं रहा। यहाँ एक लेंस है, यहाँ एक लेंस है यहाँ पे। अगर उस लेंस ने ऐसा काम किया है तो इस लेंस का नाम क्या हो जाएगा आपका, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। और अगर उसने ये रे इंसिडेंट हुई और अगर उसने इन रे को डाइवर्ज कर दिया इस तरह से, तो यहाँ एक लेंस रखा गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं है, मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि कॉन्वेक्स बनाऊंगा तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बैठ जाएगी कि नहीं कॉन्वेक्स ही डाइवर्जिंग होता है, या कॉनकेव बनाऊंगा तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बैठ जाएगी नहीं कॉनकेव भी डाइवर्जिंग होता है। ऐसा नहीं है, दोनों में से कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों काम कर सकता है, और कॉनकेव भी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों काम कर सकता है। तो मैं डायग्राम इसलिए नहीं बना रहा हूँ जानबूझ के, जिससे आपके दिमाग में एक इमेज ना बैठ जाए। तो यहाँ एक लेंस है, मैं कह रहा हूँ यहाँ एक लेंस है, यहाँ एक लेंस है। अगर उस लेंस ने ऐसा काम किया तो इस लेंस का नाम होगा कन्वर्जिंग लेंस, और अगर इस लेंस ने ऐसा काम किया है तो उसका नाम होगा डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक। अब कौन कॉन्वेक्स होगा, कौन कन्वर्जिंग होगा, क्या कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होगा, क्या कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होगा, ये सब बातें कैसे होंगी, मैं उसको आपको एक डिटेल एनालिसिस करके दिखाता हूं। इसको आप लिख लें। तो ये लिखें, कैटेगराइजेशन ऑन द बेस ऑफ वर्किंग, क्या वो काम करेंगे उसके हिसाब से उनका कैटेगराइजेशन है। अब मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, ध्यान से सुनना।
अब मैं आपको पूरा एनालिसिस करके दिखाता हूँ। तो पहली बात, एक बात ध्यान रहे कि हमारे सिलेबस में जो लेंस होते हैं वो होते हैं थिन लेंस। अब आप बोलेंगे सर इस थिन लेंस का क्या मतलब है? तो थिन लेंस का मतलब है कि जो लेंस का जो मोटाई है ना बेटा, वो मोटाई बहुत कम होगा। कैसे? जैसे आपको याद है मैंने ऐसे कॉन्वेक्स बनाया अभी, तो ये जो मोटाई आपको दिख रही है ना, ये मोटाई बहुत कम होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे बहुत कम, तो किसके कंपैरिजन बहुत कम? अरे इन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना। ये सरफेस कैसी होती है? स्फेरिकल सरफेस। ये सरफेस कैसी होती है आपकी? स्फेरिकल। ऐसे यहाँ लिख लीजिएगा, दी जाता है स्फेरिकल सरफेसेस। इनका रेडियस होगा सम R1 एंड R2। ठीक, तो इनके बीच का जो थिकनेस है ना, ये R1 R2 के कंपैरिजन में बहुत कम होना चाहिए, तभी इसको हम क्या बोलेंगे? थिन लेंस। अदरवाइज ये सेपरेशन बहुत ज्यादा हुआ तो इसको थिन लेंस नहीं बोलेंगे, फिर इसको बोलेंगे थिक लेंस। तो हमारे सिलेबस में थिक लेंस नहीं है, या फिर आप ऐसे बोले कि जो हम एनालिसिस फर्दर करने जा रहे हैं वो थिन लेंस का करने जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर फिर थिक लेंस का कैसे करेंगे? तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, पहले थिन लेंस को देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज तो समझे कम से कम। तो मैं यहाँ एक एनालिसिस करने जा रहा हूं। अच्छा देखिए, कन्वर्जिंग लेंस का जो एक नोटेशन है, वो नोटेशन यूज किया जाता है। आपको नोटेशन दिखा देता हूं। दिस इज द ज्योमेट्रिकल, ये नोटेशन। तो डाइवर्जिंग लेंस का नोटेशन इस तरह यूज होता है और कन्वर्जिंग लेंस का नोटेशन इस तरह से यूज होता है। ये नोटेशन है, ठीक है। जैसे आदमी की फोटो कैसे बनाते? ऐसे बनाते। अब कहीं घर दिखाना होता है तो घर कैसे बनाते हैं? ऐसे घर बना देते हैं, भाई ये घर है किसी आदमी का, ऐसे। तो ये नोटेशन है घर का, ये नोटेशन है आदमी का, तो ये नोटेशन है किसका? कन्वर्जिंग लेंस का। और ये किसका नोटेशन है? दैट रेड कलर, दिस इज द नोटेशन ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। अब बात करते हैं लेंस के एनालिसिस की। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा एक लेंस है और मैं एक ही, देखिए अब मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की डायग्राम बना दिया। अब आप बोलेंगे कि सर कॉन्वेक्स का बनाए, कॉनकेव क्यों नहीं बनाए? तो लो इसको हटा के कॉनकेव बना दूंगा। अब अगर मैं कॉनकेव बना दूंगा तो फिर आप बोलेंगे सर कॉनकेव क्यों बनाए, कॉन्वेक्स क्यों नहीं बनाए? अरे तो कोई तो आदमी एक डायग्राम बनाएगा ना भाई, या तो कॉन्वेक्स बनाएगा या कॉनकेव बनाएगा। तो मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ और उस डायग्राम में मैं ये कभी भी, मतलब इस एनालिसिस में, इस फर्दर एनालिसिस में मैं कभी ये नाम नहीं लूंगा कि ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। इस पूरे फर्दर एनालिसिस में मैं कभी ये नाम लूंगा ही नहीं कि ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। इसका मतलब अगर मैंने एनालिसिस में ये नाम नहीं लिया, इसका मतलब ये मैटर नहीं करता कि वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो मैं एनालिसिस कर रहा हूं और एक ज्योमेट्री बनाऊंगा और मैं ज्योमेट्री का नाम एनालिसिस में यूज नहीं करूंगा, या उस ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी मैं उस एनालिसिस में यूज नहीं करूंगा, तो वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा एक लेंस है, यह बनाते हैं थोड़ा जगह लेके। ये हमारा लेंस है, ये कोई भी एक लेंस हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे हमें साइन कन्वेंशन की जरूरत होती है। तो जिस तरह से हमने कर्व्ड सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ, वहां पे साइन कन्वेंशन था। प्लेन मिरर में, या सॉरी कर्व्ड मिरर में साइन कन्वेंशन की जरूरत थी। तो देखो साइन कन्वेंशन हर जगह एक ही जैसा है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव एक्स माना जाएगा, ठीक, और उसके ऊपर माना जाएगा पॉजिटिव वाई और नीचे माना जाएगा कौन? नेगेटिव वाई, ठीक। तो जैसे ये लेंस है, हाँ, इस लेंस में एक डिफाइन होता है ऑप्टिकल सेंटर और एक डिफाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तो सुन लें, ये वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा और इस वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा। तो जो दोनों सरफेस होंगी उनका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, अगर उनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन हम बना दें, तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्फेसेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। आप लिख लें, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सर्फेसेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और जो बीच वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। लिखिए, द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ये दो लाइन आप लिख लें, ठीक है। बोर्ड में पूछ लिया था 1 नंबर का कि बताइए प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन क्या है, तो ठीक है लिख देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि इस लेंस में अब हमें पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स मानना है। हमेशा देखिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट माना है, तो पॉजिटिव एक्स किसको माना जाएगा? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स माना जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर को हमेशा ओरिजिन माना जाएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर इज कंसीडर्ड एज ओरिजिन ऑलवेज, ठीक। पॉजिटिव एक्स एक्सिस किसको बोलेंगे? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। अब मुझे बताओ, अगर रे इधर से इंसिडेंट हुई,
अगर रे इधर से इंसिडेंट हुई तो ये हुआ कौन आपका ओरिजिन, और ये कौन होगा आपका पॉजिटिव एक्स, और ये कौन हो जाएगा आपका नेगेटिव एक्स, और ये ऊपर कौन हो जाएगा आपका पॉजिटिव वाई, और ये नीचे कौन हो जाएगा नेगेटिव वाई। अब कोई बोलता है कि सर नहीं हमारी रे इधर से इंसिडेंट नहीं हो रही, ठीक है भाई आप इधर से इंसिडेंट करा लो, किसी ने मना नहीं किया। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सेस, और ऑप्टिकल सेंटर तो ओरिजिन होगा ही होगा। अब अगर कोई आदमी ये बोलता है कि सर नहीं हमारी रे इस साइड से आ रही है, तो भाई ठीक है कोई बात नहीं, आपके लिए ये पॉजिटिव एक्स हो जाएगा और ये कौन हो जाएगा आपका नेगेटिव एक्स, और अपवर्ड हमेशा कौन होता है पॉजिटिव वाई, और नीचे हमेशा कौन होता है नेगेटिव वाई। ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है ना। और जैसे कि अब तक हमने एनालिसिस किया है उसमें हम ऑब्जेक्ट का एक एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं, एक वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, इमेज का एक एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं। सिमिलर कहानी यहाँ भी है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट होगी, उसकी इमेजेस बनेंगी, ऑब्जेक्ट के अपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे और इमेज के अपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे। और जैसे वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन हुआ करता था, वाई कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन हुआ करता था, सिमिलर रिलेशंस यहाँ पर भी होंगे। क्या वो रिलेशंस होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब सुनिए, अब मैं जो पूरा एनालिसिस कर रहा हूं मैं उसमें किसी एक डायरेक्शन को लेकर एनालिसिस कर सकता हूं, जैसा एनालिसिस इनवैलिड इंसिडेंट रे के लिए किया जाएगा एज इट इज वैसा ही एनालिसिस इनवैलिड इंसिडेंट रे के लिए भी किया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूं, सुनिएगा। तो किसी एक इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को लेकर मैं एनालिसिस करके समझा देता हूं, और वैसा ही एनालिसिस आप दूसरे डायरेक्शन से इंसिडेंट रे के लिए भी कर सकते हैं एज इट इज, ठीक है। तो ठीक है, तो सुनिएगा। तो ये मान लीजिए आपके पास एक लेंस है, दिस इज अ लेंस एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस एंड लेट ऑब्जेक्ट इज दिस साइड, लेट ऑब्जेक्ट इज दिस साइड। हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इस साइड में है, तो अगर ऑब्जेक्ट इस साइड में है तो रे इधर से इंसिडेंट होंगी, ये बात तो गारंटी है। ऑब्जेक्ट इधर होती तो इधर से रे इधर आती, ऑब्जेक्ट इधर होगी तो इधर से रे इधर आएंगे। अब कोई ये बोलेगा सर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इधर रे नहीं जाएंगी क्या? अरे उधर तो जाएंगी पर वो अपने लेंस पे नहीं गिरेंगी ना। हमें तो ये सीखना है कि जब वो रे लेंस पर गिरेंगी तो लेंस कैसे इमेज बनाएगा, हमें ये सीखना है। तो इस ऑब्जेक्ट से रे इधर भी जाएंगी, दैट इज ट्रू, इधर भी जाएंगी, दैट इज ट्रू, लेकिन हमें ये सीखना है कि ये लेंस कैसा बिहेव करेगा इन रेज के साथ, हमें वो जानना है। तो हमें किस में इंटरेस्ट है? वो वाली रे में इंटरेस्ट है जो लेंस की तरफ आ रही हैं। मुझे उन रे में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो लेंस पे नहीं आ रही, तो मैं उन रे की बात भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उन रे की बात करूंगा जो रेज लेंस पर आ रही हैं और लेंस के साथ उनका बिहेवियर मुझे एनालाइज करना है। बहुत बढ़िया, अब सुनिएगा। दिस इज ए ऑब्जेक्ट, इसका एक अपना होगा एक्स कोऑर्डिनेट और एक होगा अपना वाई कोऑर्डिनेट, एंड सेम ट्रेडिशन, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को यहाँ भी यू से लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को यहाँ भी h0 से लिखते हैं, और जहां भी इमेज बनेगी, मुझे नहीं पता इमेज इधर बनेगी उधर बनेगी, जहां भी इमेज बनेगी उस इमेज का भी अपना एक x कोऑर्डिनेट होगा v, hi। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जब इस लेंस पर रे गिरेगी तो उस रे का क्या होगा? उस रे के दो रिफ्रैक्शन होंगे, एक रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस पे और एक रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस पे। कितने रिफ्रैक्शन होंगे? दो रिफ्रैक्शन होंगे। और दो रिफ्रैक्शन के बाद रे इस सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। जैसे इधर से रे आई तो कोई भी रे जब इस सिस्टम से बाहर निकलेगी तो वो दो रिफ्रैक्शन करके आई होगी, एक रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे और एक रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे, ठीक है। अब सुनना बात को। अब हमें जो रिलेशन है वो रिलेशन ढूंढना है एक्स कोऑर्डिनेट्स में, ऑब्जेक्ट और इमेज के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें क्या रिलेशन होगा। तो आप क्या करिए, कर्व्ड सरफेस पर रिफ्रैक्शन मैंने पढ़ाया है, उसका फॉर्मूला हम जानते हैं n2/v माइनस n1/u दैट इक्वल टू n2 माइनस n1/r, ठीक। अब मुझे बताइए, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रे आएंगी, इस पर रे इंसिडेंट होंगी, और एक ऑब्जर्वर है जो इमेज देखना चाहता है। इस लेंस ने जो भी इमेज बनाई उस इमेज को एक ऑब्जर्वर देखना चाहता है। तो मुझे बताइए उस ऑब्जर्वर को इस साइड होना पड़ेगा या इस साइड होना पड़ेगा? तो उसका आंसर है उसको इस साइड होना पड़ेगा, इधर नहीं। क्यों? अरे जो रे लेंस पर गिरी वो वापस तो लौटी नहीं। अगर रे गिर के वापस लौट के आती तो इस आंख में जाती ना,
लेकिन हमारा कौन हो रहा है, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है हमारा, हमारा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। और रिफ्रैक्शन हो रहा है इसका मतलब जो रे इंसिडेंट हुई है वो आगे बढ़ गई। तो अगर कोई इस लेंस के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहता है तो उस ऑब्जर्वर को इसी साइड में होना पड़ेगा। इस साइड में ऑब्जर्वर बैठ जाए, उसको लेंस का बिहेवियर नहीं दिखेगा, सीधा देख ले ऑब्जेक्ट को, ठीक। क्योंकि लेंस का बिहेवियर अगर उससे देखना है तो लेंस से निकलने वाली रेज, लेंस से रिफ्रैक्शन करने के बाद निकलने वाली रेज उसकी आंख में जानी चाहिए। और अगर उसकी आंख में जाएंगी तो वो उस लेंस के बिहेवियर को देख लेगा, और नहीं जाएंगी तो उसे लेंस का बिहेवियर नहीं दिखेगा कि लेंस ने कैसा बिहेव किया उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज के साथ, ठीक। तो ये भी बात फिक्स हो गई कि भाई अगर लेंस के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है तो ऑब्जर्वर इधर ही होना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है। अब कोई बोले सर ऑब्जेक्ट इधर है तो क्या होगा, अरे भाई साहब अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो यहां से रे निकलेंगी ऐसे और इससे रिफ्रैक्ट करके इधर जाएंगी, तो जो कोई उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करना चाहता है उसको इधर होना पड़ेगा। मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों ऐसे अपोजिट साइड में होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। तो अगर मेरी ऑब्जेक्ट इस साइड में है तो मेरा ऑब्जर्वर होगा इस साइड में, और ये ऑब्जर्वर कौन सा इमेज देखेगा, जो लेंस ने इमेज बनाई उसको ये ऑब्जर्वर देखेगा। बहुत अच्छे। तो ऐसा करते हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर करते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से n3। ऐसा करते हैं, इससे अच्छा n1 n3 से अच्छा मैं ऐसे इस्तेमाल करता हूं n0। n0 मतलब n फॉर ऑब्जेक्ट, मतलब ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। ये उस मीडियम का ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल करेंगे, चलिए OBJ, OBJ और यहाँ OBS ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ये ऑब्जर्वर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ऑब्जेक्ट के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और लेंस का तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं NL, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ लेंस, दैट इज NL, ठीक। तो 3 डिफरेंट मीडियम, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है, ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में है। बाद में हम स्पेशल केस ले लेंगे कि ये दोनों बराबर है, वो बाद में कर लेंगे। पहले एक जनरल कहानी स्टार्ट करते हैं। अब सुनिएगा, ये जो आपकी कर्व सरफेस है इसका एक अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और उस सेंटर ऑफ कर्वेचर का अपना कोऑर्डिनेट होगा, और मैं कोऑर्डिनेट को मानूंगा R1। R1 मानूंगा मैं कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सरफेस। तो R1 क्या होगा, इस सरफेस का कोऑर्डिनेट। R1 कौन है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस। और मैं R2 मानूंगा इसका। R2 कौन है, ये कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस नहीं है, कोऑर्डिनेट है। मैं बोल रहा हूं कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस के लिए मैं मॉड लगा के इस्तेमाल करूंगा अगर कहीं मुझे डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो, जिससे कंफ्यूजन नहीं रहे। मैं मेंशन कर देता हूं R2 कौन है, R2 है आपका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस, ठीक है भाई। अब सुनिएगा बेटा, तो और अगर मुझे डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो मैं मॉड R1 और मॉड R2 इस्तेमाल करूंगा। और मैंने R1 उस सरफेस का नाम दिया है, R1 मतलब सर इसको बोलते थे सरफेस 1 और इसको बोलते थे सरफेस 2। तो सरफेस 1 मैंने उस सरफेस को नाम दिया है जिस पर रे पहले इंसिडेंट होंगी, और जिस पर रे बाद में इंसिडेंट होंगे उसको नाम दिया है मैंने R2। देखो रे इधर से चल के आएंगी तो पहले इस पे गिरेंगे तो ये हो गया R1, और इसके लिए कौन इस्तेमाल है, R2। ये हमारा एक कन्वेंशन रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको एनालाइज करके दिखा देता हूं। तो जब मैं इस सरफेस के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो ये सरफेस एक इमेज बनाएगी, उस इमेज का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं लेट्स से V', और ये सरफेस जो इमेज बनाएगी उसके कोऑर्डिनेट को मान लूंगा मैं V, ठीक है। तो देखिए पहले मैं सरफेस, इसका नाम दे देते हैं, चलिए इसका नाम देते हैं सरफेस 1, इसका नाम देते हैं सरफेस 2। और जो फाइनल इमेज बनाई है वो किसने बनाई है, सरफेस 2 ने बनाई है। तो सरफेस 2 ने जो इमेज बनाई है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, V, और उसका y कोऑर्डिनेट कौन है, HI, ठीक है। लेकिन सरफेस 1 ने जो बनाई है उसके लिए V और HI नहीं है, क्योंकि फाइनल इमेज तो यही सरफेस बनाएगी ना, क्योंकि फाइनल रिफ्रैक्शन तो इसी के साथ होगा। अब हम इक्वेशन लिखते हैं फर्स्ट सरफेस के लिए। तो N2/V, N2/V, N2 जाने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो आएगा NL, और इस सरफेस ने जो इमेज बनाई उसके कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूं V'। V' इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज जो कौन सी सरफेस ने बनाई, सरफेस 1 ने बनाई, V'। N2/V माइनस N1/U।
n1 by u का वैल्यू कौन है, दैट u इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, मतलब nl माइनस n ऑब्जेक्ट अपॉन इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट r1। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, इस सरफेस 1 से रिफ्रैक्शन करने के बाद रेज सरफेस 2 पर इंसिडेंट होंगी, तो सरफेस 1 की जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो सरफेस 2 के लिए इंसिडेंट रेज होंगी। इसका मतलब सरफेस 1 ने जो इमेज बनाई वो सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अगर मैं सरफेस 2 के लिए इक्वेशन लिखना चाहता हूं अगेन, दैट n2 by v minus n1 by u इक्वल टू n2 minus n1 upon r, तो यहां पे जो जाने वाला मीडियम है वो है n ऑब्जर्वर n2 by v, और इस सरफेस ने जो इमेज बनाया उसका x कोऑर्डिनेट है v माइनस n1, जिस मीडियम से रे इंसिडेंट हुई वो है nl अपॉन u, इसका जो कोऑर्डिनेट है u का वो होगा v डैश, क्योंकि जो इसकी इमेज है वो इसकी कौन है, ऑब्जेक्ट, तो जो इसका इमेज का कोऑर्डिनेट है वो इसके लिए कौन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, एंड दैट इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। और ये थिकनेस जो है वो बहुत कम है, तो यहां से यहां तक का अगर ये थिकनेस अगर बहुत कम है तो यहां से जो कोऑर्डिनेट है और यहां से जो कोऑर्डिनेट है वो दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि ये थिकनेस क्या है हमारी 0। तो ड्यू टू थिन लेंस ये जो कोऑर्डिनेट, जो डिस्टेंसेज यहां से आएंगी वही डिस्टेंसेज यहां से आएंगी, क्यों, क्योंकि ये बहुत थिन है, ठीक। तो इसलिए मुझे कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब लिखते हैं, अब आप ऐसा करिए, इन दोनों को ना ऐड कर दीजिए। तो जब हम इन दोनों को बेटा ऐड करेंगे तो ये आएगा, देखो ये इससे कट जाएगा तो ये आएगा n ऑब्जर्वर अपॉन v माइनस n ऑब्जेक्ट अपॉन u, दैट इक्वल टू इन दोनों को सिंपली ऐड कर दिया जाए, दैट इक्वल टू nl माइनस n ऑब्जर्वर अपॉन r1 प्लस n ऑब्जर्वर माइनस nl अपॉन r2। मैं चाहूंगा आप इस इक्वेशन को याद करके रखें, सबसे अच्छा है ये इक्वेशन याद रहेगी, तो कितना भी गंदा क्वेश्चन आ जाए, कितना भी मीडियम बदल के आ जाए, अपने को कभी टेंशन नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं कैसे याद रखता हूं, मैं ऐसे याद रखता हूं कि मैं ऐसे याद रखता हूं, इसको मैं कैसे याद रखता हूं उसका तरीका मैं बताता हूं। जैसे यहाँ पे n ऑब्जर्वर आएगा कि यहाँ n ऑब्जेक्ट आएगा, ये कैसे याद रखते हैं, देखिए मैं याद रखता हूँ कि जो v है वो इमेज है और इमेज को देखेगा ऑब्जर्वर, तो मैं ऐसे याद रखता हूँ कि इमेज का रिश्ता ऑब्जर्वर से मान लीजिए और ऑब्जेक्ट का रिश्ता ऑब्जेक्ट से मान लीजिए, मतलब u का रिश्ता ऑब्जेक्ट से मान लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट है, v इमेज का x कोऑर्डिनेट है, तो इमेज का रिश्ता ऑब्जर्वर से और ऑब्जेक्ट का रिश्ता तो ऑब्जेक्ट से हो गई, तो u का रिश्ता हो गया ऑब्जेक्ट से और v का रिश्ता हो गया किससे, ऑब्जर्वर से, इमेज का रिश्ता ऑब्जर्वर से। तो v कौन है, इमेज का x कोऑर्डिनेट, इसका रिश्ता किससे मानेंगे हम लोग, ऑब्जर्वर से, क्योंकि इमेज को कौन देखेगा, ऑब्जर्वर देखेगा, तो इसका मतलब यहाँ ऊपर कौन आएगा, ऑब्जर्वर। तो यहाँ ऑब्जर्वर आ गया, तो अब आपको याद रहेगा कि एक ऑब्जर्वर था तो एक ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ ऊपर कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अब देखो इसको मैं कैसे याद रखता हूँ, इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ, जाने वाला माइनस आने वाला अपॉन r। तो देखो जब रे यहाँ से आई थी आपकी, तो रे इस मीडियम में गई थी और यहाँ से आई थी, इसका मतलब nl माइनस n ऑब्जेक्ट, देखो nl माइनस n ऑब्जेक्ट और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट r1। फिर जब रे यहाँ पर गई थी तो जाने वाला कौन था, n ऑब्जर्वर, आने वाला कौन था, nl, तो देखो n ऑब्जर्वर माइनस nl अपॉन r2, मतलब जाने वाला माइनस आने वाला अपॉन r2। दिस इज द जनरल रिलेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, कई बार हमसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कि या फिर हम ऐसे बोले कि 90% जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें ये दोनों मीडियम सेम होते हैं, मतलब n ऑब्जेक्ट और n ऑब्जर्वर जो होगा वो बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूं कि लेट, अब देखिए मैं अजम्पशन ले रहा हूं, ये यहां लिखते हैं कि लेट n ऑब्जेक्ट और n ऑब्जर्वर ये दोनों एक ही मीडियम है, और उसके लिए सिंबल इस्तेमाल कर लेता हूं म्यू एस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, और लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके लिए सिंबल इस्तेमाल कर लेता हूं मैं म्यू एल, और ये सारी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। तो ये सारी वैल्यू जब आप इसमें उठाकर पुट करेंगे तो ये आएगा म्यू एस अपॉन वी माइनस म्यू एस अपॉन यू, दैट इक्वल टू ये आएगा म्यू एल माइनस म्यू एस। इसको अगर कॉमन लेंगे हम
म्यू एल माइनस म्यू एस, तो ये आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। कॉमन लेके देख लें आप, मैं कई सालों से कॉमन लेता हूँ। म्यू एस का डिवाइड लगाना है, तो म्यू एस का डिवाइड लगाएंगे तो आपका रिलेशन आ गया 1/v माइनस 1/u दैट इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1/r1 प्लस माइनस 1/r2। R1 फर्स्ट सरफेस का वो था, R1 कौन था, आपकी जो फर्स्ट सरफेस थी उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट था, और R2 कौन था, जो सेकंड सरफेस थी उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या था, कोऑर्डिनेट था। ठीक, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम प्लेन मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते गए और कुछ कुछ रिजल्ट हमारे पास आते गए। ये रिजल्ट आपको याद रखना है तो ये याद नहीं रखना है, क्योंकि इसी से वो अपने आप आ जाएगा। अब वो वैसे याद हो जाएगा आसानी से। क्यों याद हो जाएगा, क्योंकि उसके सवाल इतने करोगे ना कि वो ना चाह के भी याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक चीज मैं आपको समझाता हूं। अब यहां पे दो डेफिनेशन आती हैं लेंस के लिए। लेंस के लिए दो डेफिनेशन आती हैं। क्या क्या डेफिनेशन आती है वो मैं आपको बताता हूं। एक डेफिनेशन होती है फर्स्ट फोकस की, और एक डेफिनेशन होती है सेकंड फोकस की। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि फर्स्ट फोकस किसे कहा जाएगा और सेकंड फोकस किसे कहा जाएगा। फर्स्ट फोकस, ठीक। तो फर्स्ट फोकस प्रिंसिपल एक्सिस की वो लोकेशन है जहां पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो उसकी इमेज लेंस इंफिनिटी पर बनाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट फोकस का अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं, सुनिए। फर्स्ट फोकस का डेफिनेशन सुन लें। फर्स्ट फोकस है कि लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, location of object on principal axis which image formed by lens at infinity। मतलब फर्स्ट फोकस हम उस जगह का नाम रखेंगे, उस किसी जगह का नाम है फर्स्ट फोकस, और फर्स्ट फोकस उस जगह का नाम है जहां पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो उसकी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो अगर हमारी फर्स्ट फोकस इन्फिनिटी पे बनेगी तो ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला आया था ये वाला फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले में मैं इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। और उस जगह जो फर्स्ट फोकस जो वो जगह होगी, उस जगह के लिए एक हम स्पेशल कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करेंगे। वो स्पेशल कोऑर्डिनेट है लेट्स से F1। तो मैं यहां लिख देता हूं F1। F1 उस जगह का कोऑर्डिनेट है, F1 उस स्पेशल जगह का नाम है, S1 F1 उस स्पेशल जगह का कोऑर्डिनेट है। कौन सी जगह का कोऑर्डिनेट है, जहां अगर ऑब्जेक्ट को रख दें तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। ये F1 कौन है, कोऑर्डिनेट ऑफ दैट लोकेशन। कौन सी लोकेशन, जिस लोकेशन पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। इसका मतलब U अगर F1 हो गया तो V इन्फिनिटी आएगा। इसका यही मतलब हुआ जो लैंग्वेज में वहां लिखा है। तो ठीक है, तो इसमें इक्वेशन पुट कर देते हैं। तो एन ऑब्जर्वर अपॉन V is infinity minus that an object upon F1 that equal to that story is NL minus an object upon R1 plus an observer minus NL upon R2। ठीक, तो चलिए भाई ठीक है, ये हमारा हुआ फर्स्ट फोकस का डेफिनेशन। तो चलिए थोड़ा सा इसको साफ साफ लिख देते हैं। तो यह है माइनस ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन F1 दैट इक्वल टू NL माइनस एन ऑब्जेक्ट। इसको कॉमन ही ले लेते हैं कि नहीं कॉमन नहीं ले सकते, वो ऑब्जर्वर है। ऑब्जेक्ट अपॉन R1 प्लस एन ऑब्जर्वर माइनस NL। ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस आप कैलकुलेशन ध्यान से देखिए।
अब चलिए ठीक है भाई, फर्स्ट फोकस का डेफिनेशन हो गया और फर्स्ट फोकस का हमें कोऑर्डिनेट भी मिल गया। यहां से इस इक्वेशन से हम फर्स्ट फोकस का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। ठीक, अगर जरूरत पड़ी तो लिख सकते हैं, नहीं पड़ी तो नहीं लिखेंगे। मैं एक काम की चीज बताऊंगा अंत में, वो आप बस आप प्रोसीजर देखिएगा। अब एक और होता है सेकंड फोकस। एक होता है सेकंड फोकस, मतलब लेंस के लिए दो टर्मिनोलॉजी डिफाइन की गई हैं। एक टर्मिनोलॉजी कौन है, फर्स्ट फोकस, और एक टर्मिनोलॉजी कौन है, सेकंड फोकस। फर्स्ट फोकस उस जगह का नाम है जहां पे अगर ऑब्जेक्ट को रख दें तो इमेज कहां बन जाएगी, हमारी इन्फिनिटी पर बन जाएगी। सेकंड फोकस किस जगह का नाम है, जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे इंटरसेक्ट करती हैं, उस जगह को हम बोलते हैं सेकंड फोकस। तो मैं बोल देता हूं रेज, पैरेलल रेज, पैरेलल रेज एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after refraction meet on principal axis मतलब पैरेलल रेज एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट लोकेशन ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, that location on principal axis is called second focus। तो कुछ कुछ वैसा ही है जैसे हम कौन के मिरर्स में पढ़े थे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे थी, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती थी या मिलती थी, उसी को हम क्या बोलते थे, फोकस बोलते थे। कहां पे, मिरर में। यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, या उसको सेकंड फोकस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो फोकस डिफाइन किए जाते हैं। इट्स कॉल्ड सेकंड फोकस। और उसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं सेकंड फोकस के लिए, जो कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करते हैं, उस जगह का जो कोऑर्डिनेट, हम उस जगह के कोऑर्डिनेट के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं, वो एफ है। एफ कौन है, कोऑर्डिनेट ऑफ दैट लोकेशन, कोऑर्डिनेट ऑफ दैट लोकेशन ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज मीट। ठीक, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे चल के आई, वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कट करी, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करी, उस पॉइंट का नामकरण है, उस पॉइंट का नाम रखा गया सेकंड फोकस। और उसके लिए, उस जगह के लिए एक कोऑर्डिनेट के लिए एक सिंबल इस्तेमाल किया गया, और वो सिंबल है कौन, एफ। और F1 किसके लिए है, फर्स्ट फोकस के लिए। आप बोलेंगे F2 लिख लेते, ठीक है F2 लिख लो, पर ट्रेडिशन F ही लिखने का है तो हम F ही लिखेंगे, F2 लिखेंगे, ठीक है, नाम में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, इसका मतलब U इन्फिनिटी है। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मतलब U कितना है, इन्फिनिटी। और रे कहां जाकर कट करी है, सेकंड फोकस पे, जिसके कोऑर्डिनेट के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल करते हैं, F। इसका मतलब V का वैल्यू किसके बराबर है, आपका F के बराबर है। अब आप यही वाला वैल्यूज फिर से उस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, जो हमारा ये फॉर्मूला था, ये जो एक जनरल फॉर्मूला में डिराइव किया था, इसमें आप पुट करेंगे तो इस बार इसमें पुट होंगे तो क्या होगा, एन ऑब्जर्वर, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, चलिए कलर बदल देते हैं। तो एन ऑब्जर्वर अपॉन एफ माइनस एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, क्योंकि रेज कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से, एंड दैट इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। सॉरी, ये जो ये कहानी है, जाने वाला माइनस आने वाला, तो ये लिखा जाएगा nl माइनस n ऑब्जेक्ट अपॉन r1 प्लस, दूसरा कहानी है n ऑब्जर्वर माइनस nl अपॉन r2। और ये तो 0 हो गया, तो ये आया n ऑब्जर्वर अपॉन f
का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो बराबर है एन एल माइनस एन ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई R1। रटना कुछ नहीं है, बस आप कैलकुलेशन देखें। अब एक बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है जिसलिए ये कैलकुलेशन मैंने इतनी की है, वो रिजल्ट बस आपको याद रखना है, ओनली दैट वन रिजल्ट जो अभी आएगा। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आई थी और एक इक्वेशन हमारे पास ये आई है। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको एक बढ़िया चीज दिखाई देगी, और बढ़िया चीज ये दिखाई देगी कि दोनों का RHS बराबर है, और अगर दोनों का RHS बराबर है तो दोनों का LHS बराबर होगा। अगर दोनों इक्वेशन में RHS बराबर है तो दोनों का क्या होगा, LHS बराबर होगा। और अगर दोनों का LHS बराबर होगा तो देखिए हमको क्या मिला। तो अब मैं जो लिखने जा रहा हूं ना वो आपको याद रखना है। अब दोनों इक्वेशन का this equation and this equation and we observe that RHS of both equation are equal, then LHS must be equal। इसका मतलब ये आया माइनस ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन F1 बराबर होगा एन ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन F2। तो ये इक्वेशन आपसे कुछ कह रही है, चलिए इसको थोड़ा इधर ले जाकर देखते हैं, अच्छा लगेगा। एन ऑब्जेक्ट अपॉन F1 प्लस एन ऑब्जर्वर अपॉन F2 एंड दैट इक्वल टू 0। फर्स्ट। दूसरा, आप ऐसा करिए, F2 तो था ही नहीं, सिर्फ F इस्तेमाल किया गया था, एन ऑब्जर्वर F इस्तेमाल किया गया था, एन ऑब्जर्वर F इस्तेमाल किया गया था। एक चीज और आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आप ऐसा करिए, इस F को इधर ले आइए, ऑब्जेक्ट को इधर ले जाइए। इसका मतलब F अपॉन F1 दैट इक्वल टू माइनस ऑफ एन ऑब्जर्वर अपॉन एन ऑब्जेक्ट। अब देखो कैसे आप याद करेंगे उसका जुगाड़ मैं बताऊंगा, पहले आप रिजल्ट सुने। ये दो इक्वेशन या एक मतलब एक ही बात है, दोनों अलग अलग कुछ नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो इसको हटा देते, जबरदस्ती एक क्यों लिखें। ठीक है भाई, हटा दी। पहली बात, दोनों फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो सेम साइन का नहीं हो सकता। कैसे, देखो, दैट रेशियो इज नेगेटिव, दैट रेशियो इज नेगेटिव। इसका मतलब फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस का कोऑर्डिनेट सेम साइन का नहीं हो सकता, क्योंकि ये इक्वेशन कह रही है, चाहे कौन लेंस हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, प्लेनो कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, एनी काइंड ऑफ लेंस, ये इक्वेशन ये कह रही है नंबर 1, coordinate of first focus and second focus cannot have the same sign, they will be in the opposite sign। देखिए, that is negative। तो पहला की पॉइंट, अब बहुत शानदार पॉइंट है। पहला की पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस विल बी अपोजिट साइन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक अगर लेंस के राइट साइड में था तो दूसरा किधर होगा, लेंस के लेफ्ट साइड में होगा। क्यों, देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक लेंस था, ये मान लीजिए आपका एक लेंस था, कोई भी एक लेंस था, और मान लीजिए आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, और मान लो बेटा रे इधर से इंसिडेंट हुई थी। अगर रे इधर से इंसिडेंट हुई थी तो ये था आपका पॉजिटिव एक्स और ये था आपका नेगेटिव एक्स। अगर रे इधर से इंसिडेंट हुई, और ये इक्वेशन क्या कह रही है कि दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। मतलब अगर मान लो एक फोकस इस साइड में है तो दूसरा वाला फोकस इस साइड में होगा। मतलब दोनों फोकस लेंस के एक साइड नहीं हो सकते, चाहे वो कैसा भी लेंस हो, एनी काइंड ऑफ लेंस। इसका मतलब पहला रिजल्ट, बोथ फोकस कैन नॉट बी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, both focus cannot be on the same side of lens। चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, दोनों फोकस लेंस के एक साइड में नहीं होंगे। तो कैसे होंगे, अपोजिट साइड में होंगे, एक लेफ्ट में होगा एक राइट में होगा। तो अगर मान लो फर्स्ट फोकस इधर है तो सेकंड इधर होगा, और अगर फर्स्ट इधर है तो सेकंड इधर होगा, दोनों एक साइड में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये रेशियो कह रहा है। दूसरा, दैट रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ, अगर मैं यहां पे मैग्नीट्यूड ले दूं, इसको हटाते हैं, अगर मैं मॉड ले दूं, मॉड मतलब डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, वो आएगा एन ऑब्जर्वर अपॉन एन ऑब्जेक्ट। यहां पर एन ऑब्जर्वर अपॉन एफ आना चाहिए ना, हाँ ठीक तो है, एन ऑब्जर्वर अपॉन एफ आना चाहिए, वेरी गुड, कोई बात नहीं।
सही है। ये देखिए, दूसरी बात ये हुआ कि अब देखिए, अब मान लीजिए फर्स्ट फोकस इधर है तो सेकंड फोकस इधर होगा, तो मॉड एफ क्या हुआ, सेकंड फोकस का लेंस से डिस्टेंस, मॉड एफ वन क्या हुआ, फर्स्ट फोकस का लेंस से डिस्टेंस। मैं यहां लिख देता हूं साइड में, व्हाट इज मॉड एफ वन। तो देखिए समझाते हैं, बहुत आसान चीज है, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट्स आप खूब पढ़ते हैं। तो जैसे ये लेंस है और मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट फोकस है, मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट फोकस है, और ये मान लेते हैं हमारा, चलिए मैं ऐसे शब्दों में लिखता हूं, दिस इज फर्स्ट फोकस। और मान तो सेकंड फोकस इधर ही होगा, मजबूरी है बेचारे की, चाह के भी वो उधर नहीं हो सकता। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी बेटा, दैट डिस्टेंस ये हो जाएगी मॉड एफ वन, और ये डिस्टेंस हो जाएगी मॉड एफ। तो मॉड एफ क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सेकंड फोकस फ्रॉम द लेंस। मॉड एफ वन क्या है, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट फोकस फ्रॉम द लेंस। तो इन डिस्टेंस का जो रेशियो है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता। द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ doesn't depend on the refractive index of the lens. तो ratio of focal length doesn't depend on refractive index of lens. लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो, इस रेशियो को इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, क्योंकि दैट रेशियो डजंट डिपेंड ऑन द एनएल आई नहीं रहा उसमें कहीं, हम जबरदस्ती कहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ला दें लेंस का। और दूसरी बात, ठीक है, अब ये डायग्राम आप बना लें, अब इसको मैं हटा रहा हूं। अब हमारा जो 95% जो हमारा काम पड़ेगा वो उससे काम पड़ेगा कि ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जेक्ट का और ऑब्जर्वर का, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि अगर इफ एन ऑब्जर्वर इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, जिसको हम म्यू सराउंडिंग बोलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लेंस के इधर अगर एयर है तो इधर भी एयर है, इधर अगर वाटर है तो इधर वाटर है, इधर अगर ऑयल है तो इधर भी ऑयल है, मतलब दोनों साइड मीडियम सेम है। तो इसको बोला जाता है कि लेंस को एयर में रख दिया, लेंस को पानी में रख दिया, लेंस को ऑयल में रख दिया। तो लेंस को ऑयल में रख दिया मतलब दोनों साइड तो लेंस की ऑयल है, लेंस को पानी में रख दिया मतलब लेंस के दोनों साइड वाटर है, और लेंस को एयर में रख दिया मतलब लेंस के दोनों साइड एयर है। तो अगर दोनों साइड का मीडियम बराबर हुआ, दोनों साइड का मीडियम आइडेंटिकल हुआ, और अगर मीडियम आइडेंटिकल है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इधर वाटर तो इधर का भी 4/3 और इधर का भी 4/3। तो वैसे केस में क्या होगा, देखो वैसे केस में होगा, इन दैट केस, इन दिस सिचुएशन, इन दिस केस मॉड एफ किसके बराबर हो जाएगा, मतलब लेंस से जितना दूरी पर फर्स्ट फोकस होगा, लेंस से उतना ही दूरी पे कौन होगा, सेकंड फोकस होगा, अगर आपका ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अगर सेम हुआ तो। ठीक है, अब सुनो, अब सुनिएगा, अब मैं आपको फोकस ढूंढ के बताता हूं कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस के लिए मैं आपको फोकस ढूंढ के दिखाता हूं। और देखिए हमारा 90% काम ना इस सिचुएशन में पड़ता है, तो मैं आपको इसी सिचुएशन में फोकस ढूंढ के दिखाता हूं। ठीक, अब सुनना ध्यान से। तो सुनिए, तो अब पहले हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस ढूंढते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस होगा किधर। तो सुनिएगा, तो मान लेते हैं ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कौन है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसका रेडियस है मॉड r1, कंफ्यूजन नहीं आए इसलिए मैं मॉड इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एल और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एस। तो पहले ऐसा करते हैं, और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और मान लेते हैं रे इधर से इंसिडेंट हुई है।
किसी ये कोई बोले सर इधर से मान लो, अरे इधर से मान लो, इधर से मान लो, बात एक ही है। तो मैं मान लेता हूँ रे इधर से इंसिडेंट हुई है, रे इधर से इंसिडेंट हुई है, मतलब ऑब्जेक्ट इस साइड में है, ऑब्जेक्ट इस साइड में, तो रे किधर से इंसिडेंट हुई है। तो सबसे अच्छा मैं ये लिखूंगा कि रे इधर से इंसिडेंट हुई, वो पैरेलल हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, रे इस साइड से इंसिडेंट हुई है, ये है इंसिडेंट रेज। ठीक, अब बेटा अगर ये इंसिडेंट रेज है, अब देखिए आपको मैं फर्स्ट फोकस का फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं, ठीक है ना। अब देखिएगा, मैं आपको फॉर्मूला मुझे याद है, आपको भी याद रखना है, कौन सा, वो जनरल फॉर्मूला। तो उसमें था आपका, अगर रे इधर से इंसिडेंट हुई है तो ऑब्जर्वर इधर ही होगा, ऑब्जर्वर इधर बैठ के क्या करेगा, उसके आंख में तो रिफ्लेक्टेड रे जा भी नहीं सकती, क्योंकि रे ऐसे आएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो ऑब्जर्वर को यही होना होगा। ठीक, अब हम लिखते हैं एन ऑब्जर्वर, दैट इज एन ऑब्जर्वर दैट इज, अच्छा पहले हम किसको ढूंढ रहे हैं वो मेंशन कर लेते हैं। चलिए पहले हम ढूंढते हैं फर्स्ट फोकस को, फर्स्ट फोकस को ढूंढ लेते हैं, फर्स्ट फोकस को ढूंढते हैं कि इस सिस्टम का फर्स्ट फोकस किधर होगा। ठीक, तो सुनिए, तो फर्स्ट फोकस कौन होता था, ऑब्जेक्ट की लोकेशन होती थी, तो और जिसकी इमेज कहाँ बनती थी, इन्फिनिटी पे। तो फर्स्ट फोकस में यू को हम क्या लिखते थे, f1, और v क्या होता है, f का इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इस फर्स्ट फोकस पे रखेंगे तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। तो मैंने वो इक्वेशन डिराइव भी की थी और मैंने बोला था उसको याद नहीं रखना है, याद आपको एक ही इक्वेशन रखनी है शुरुआत वाली। तो एन ऑब्जर्वर दैट इज म्यू एस अपॉन v, ऑब्जर्वर का रिश्ता होता है इमेज से, तो इमेज का कोऑर्डिनेट, माइनस एन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज म्यू एस अपॉन u, that f1 is the coordinate, f1 इक्वल टू जाने वाला माइनस आने वाला अपॉन आर। अब देखिए इधर रे जाएगी, रे इधर से ऐसे ट्रेवल करके जाएगी और दो रिफ्रैक्शन करेगी रे, तो ये हुआ जाने वाला म्यू एल माइनस आने वाला म्यू एस अपॉन इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट। तो अगर रे इधर से इंसिडेंट हुई है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में मिलेगा, और यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हम लिखेंगे इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे प्लस मॉड ऑफ r1, कंफ्यूजन नहीं है इसलिए मैं मॉड इस्तेमाल कर रहा हूं, प्लस यहां के लिए बात करेंगे, यहां आएगा जाने वाला माइनस आने वाला, तो जाने वाला कौन है, म्यू एस, आने वाला कौन है, म्यू एल अपॉन इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इस साइड में आएगा, और ये कौन है आपका नेगेटिव एक्सिस, तो ये आ जाएगा माइनस मॉड ऑफ r2। कंफ्यूजन नहीं आए इसलिए मॉड इस्तेमाल किया है मैंने। अब यहां से आप देखिए क्या आया आपके पास, ये आया माइनस म्यू एस, ये आया आपके पास माइनस म्यू एस अपॉन f1, किसके बराबर है बेटा, ये बराबर है आपका म्यू एल माइनस म्यू एस। अगर म्यू एल माइनस म्यू एस हम कॉमन ले लें इस साइड से, ठीक है, तो देखो यहाँ म्यू एल माइनस म्यू एल बनाना पड़ेगा, माइनस लेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन मॉड r1 प्लस 1 अपॉन मॉड r2। तो यहां से 1 अपॉन एफ का जो वैल्यू आया वो आया म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1, और यहां आगे लगा है माइनस, और ये आया 1 अपॉन मॉड r1 प्लस 1 अपॉन मॉड r2। ये है आपके फर्स्ट फोकस का कोऑर्डिनेट। ठीक, और आप जानते हैं कि फर्स्ट फोकस का जो कोऑर्डिनेट है, और अब अगर मैं सेकंड फोकस का कोऑर्डिनेट, अच्छा अब फर्स्ट फोकस का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। तो पहला, इफ म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस, अगर मान लो म्यू एल म्यू एस से बड़ा हुआ तो ये वाली चीज एक से बड़ी आएगी, एक वाली चीज एक से बड़ी आएगी, तो ये डिफरेंस जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, और आगे लगा है नेगेटिव, मतलब f1 कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर f1 नेगेटिव हो गया तो जो आपका सेकंड फोकस था f, वो क्या होगा, पॉजिटिव। दोनों अपोजिट साइड में होते हैं। और दूसरी बात, अगर दोनों साइड में मीडियम सेम होता है तो दोनों फोकस का लेंस से जो डिस्टेंस आती है वो सेम आती है। तो इस केस में इस लेंस के लिए यहां डायग्राम बना देता हूं मैं, इस केस में इस लेंस के लिए जब रे इधर से इंसिडेंट हो रही थी, जब रे इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही थी, आपका फर्स्ट फोकस क्या होगा, यहां होगा, दिस इज फर्स्ट फोकस, और यहां कौन होगा आपका सेकंड फोकस। और ये डिस्टेंस अगर यहां से यहां तक x के बराबर है, लेट्स से मैं एक नंबर ले लेता हूं, कोई भी नंबर, लेट्स से ये डिस्टेंस अगर आपकी 20 सेंटीमीटर है, तो ये गारंटी है ये डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि जब दोनों तरफ मीडियम सेम होता है,
तो दोनों तरफ की डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको F1 भी पता चल गया ना तो आप सारी चीज निकाल लेंगे, क्योंकि आपको F1 पता चल गया तो आपको पता है F2 इधर होगा, दोनों साइड मीडियम सेम है तो दोनों की डिस्टेंसेस भी क्या होंगी, सेम होंगे। तो अगर आपको ये डिस्टेंस भी मिल गई ना तो आपको ये डिस्टेंस भी मिल गई। दूसरा केस ये हुआ केस नंबर 1 इफ। अब दूसरा इफ लिख रहा हूं मैं यहां पे, मैं कह रहा हूं कि इफ म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एस, सॉरी म्यू एल इज लेस देन म्यू एस। अगर म्यू एल लेस देन म्यू एस हुआ तो देखो म्यू एल लेस देन म्यू एस हुआ तो ये नंबर 1 से 1 आएगा, इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये वाली चीज आएगी नेगेटिव, और बाहर भी कौन लगा है, नेगेटिव, तो ये पूरी चीज हो जाएगी पॉजिटिव, तो F1 हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो अगर आपका F1 पॉजिटिव हो गया तो आपका F क्या आएगा, नेगेटिव, मजबूरी है क्योंकि दोनों एक साइड में तो हो ही नहीं सकते, और दोनों तरफ हमारा मीडियम सेम है। जिस सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं देखो दोनों तरफ मीडियम सेम लिया है हमने, तो जिस सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं उसमें ये डिस्टेंसेज भी क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो इस वाले केस में ये हमारी रे इस साइड से इंसिडेंट हो रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये है हमारा नेगेटिव x और ये है हमारा पॉजिटिव x। और अगर आपका म्यू एल छोटा है म्यू एस से तो आपका F1 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब यहां होगा आपका फर्स्ट फोकस, और जब फर्स्ट फोकस इधर हो गया तो इधर कौन होगा, आपका सेकंड फोकस। और ये डिस्टेंस अगर 20 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों साइड का मीडियम बराबर है तो रिफ्रैक्टिव डिस्टेंसेस कैसी आएंगी, बराबर आएंगी। अब इसका एक मैं डायग्राम भी बना के दिखाता हूं। अच्छा आप ये सब लिख लें, आपको जो याद रखना है, आपको ये 2 केस याद रखने हैं सिर्फ, और इन 2 केस को याद रखने में डायग्राम आपकी हेल्प करेगा। तो मैं आपको डायग्राम लिख के दिखाता हूं। अब मैं इस वाले केस का डायग्राम बना रहा हूं, तो ऐसा करते हैं इस लाइन को ऐसे बड़ा बना लेते हैं, इसका डायग्राम इसी के साथ बन जाएगा और इसका डायग्राम इसी के साथ बन जाएगा नीचे। इस वाले केस में डायग्राम बनाता हूं, तो इस वाले केस में डायग्राम देखिए, तो ये आपका लेंस है और ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुझे बताइए जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, इन्फिनिटी से जो रे आती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं और आपस में पैरेलल होती हैं, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ कट करती हैं, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जाती हैं सेकंड फोकस पे, और इसका सेकंड फोकस कहाँ है, यहाँ पर। इसका मतलब जो रे इसके पास ऐसे आई होंगी, जो रे इस लेंस के पास ऐसे आई होंगी, जो वाली रेज इस लेंस के पास ऐसे आई होंगी, वो वाली रेज ऐसा करते हैं, चलिए ठीक है इसी में दोनों बना देंगे, वो वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ कट करेंगे बिकॉज सेकंड फोकस इसका यहाँ है। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। तो इसने कौन सा काम किया, कन्वर्जिंग का काम किया, मतलब इस वाले केस में कॉन्वेक्स लेंस कैसा काम करता है, कन्वर्जिंग का काम करता है। तो अपन को जो बचपन से याद होता है ना, जो 10th में पढ़ते हैं कि कॉन्वेक्स जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, क्योंकि बचपन में जो हम केस पढ़ते हैं ना वो यही वाला केस पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग में होती है एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो लेंस का तो एयर से ज्यादा होगा ही होगा। तो 10th क्लास में आदमी के दिमाग में ये सेट रहता है कि कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग। क्यों रहता है, क्योंकि हमारा काम इस सिचुएशन में पड़ता है, इस सिचुएशन में हमारा काम 10th में नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो लेकिन आज के बाद ये याद रहे, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग का काम भी कर सकता है और डाइवर्जिंग का भी काम कर सकता है। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग का काम तब करता है जब म्यू एल ग्रेटर देन कौन होता है, म्यू एस। डायग्राम आपके सामने है। दूसरा फर्स्ट फोकस वाला डायग्राम बनाइए। फर्स्ट फोकस वाला डायग्राम ये है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां हो गई, अगर ऑब्जेक्ट यहां होगी तो जब इससे रे निकलेंगी ऑब्जेक्ट से, जब इस ऑब्जेक्ट से रे निकलेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे कैसी हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, मतलब इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। तो दिस इज योर सेकंड फोकस एंड दिस इज योर फर्स्ट फोकस, ठीक। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें, इस वाले लेंस के डायग्राम की हम बात करें, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए वो भी बना देते हैं आपको। तो आपको जो याद रखना है वो ये डायग्राम याद रखना है और ये डायग्राम याद रखना है। फिर आपको ये क्या याद रखना है, वो मैं आपको बताया था कि एन ऑब्जर्वर अपॉन एफ प्लस एन ऑब्जेक्ट अपॉन F1 इक्वल टू 0, वो आपको याद रखना है, ये याद रखना है, वो याद रखना है, और एक जनरल इक्वेशन याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं रखना आपको। ये है, मैं इस वाले केस का डायग्राम बना रहा हूं, तो ठीक है बनाते हैं। तो जो रे, चले प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं पहले। डायग्राम अच्छा बनाइएगा, मेरा डायग्राम अच्छा बने या ना बने, लेकिन आप रजिस्टर में डायग्राम अच्छा बनाएं, क्योंकि डायग्राम की इमेज दिमाग में लंबे टाइम तक याद रहती है
और डायग्राम अच्छा रहेगा तो दिमाग को देखने में अच्छा लगेगा और उस बात को बहुत लंबे समय तक वो दिमाग याद रख पाएगा। ठीक, तो पैरेलल वाली रे ब्लैक से बनाई थी, यहाँ भी ब्लैक से बनाएंगे। तो ये वो वाली रे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल के आई हैं। ये वो वाली रे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल के आई हैं, दीज रेज। अब इनको कहाँ कट करना है? तो इनको कट करना है सेकंड फोकस पे। इनको कहाँ कट करना है? सेकंड फोकस पे। और सेकंड फोकस का कहाँ है? ये रहा इसका सेकंड फोकस। इस सिचुएशन में सेकंड फोकस यहाँ है। सेकंड फोकस का कोऑर्डिनेट कैसा है आपका? नेगेटिव, वो यहाँ है। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये वाली रे यहाँ कट करती हुई लगेंगी इस तरह से। तो इसने देखो कैसा काम किया, इसने डाइवर्ज करने का काम किया इसने। तो इस वाली सिचुएशन में इस वाले लेंस का वर्किंग कैसा था? कन्वर्जिंग लेंस। और इस वाले केस में जो इसका वर्किंग है वो कैसा है? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, अब आपका फर्स्ट फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट होगी तो इमेज कहां बनेगी? आपकी इन्फिनिटी पे। तो इस डायरेक्शन से रे इंसिडेंट हो रही है तो फर्स्ट फोकस पे ऑब्जेक्ट कैसे होगी? देखिए बताते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस इस साइड में, ये लिखा मैंने। तो फर्स्ट फोकस आपका यहां है। इसका मतलब जो रेज फर्स्ट फोकस पर इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए ड्राइंग करके दिखाते हैं थोड़ा अच्छे से। ये रे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। ये इंसिडेंट रे हैं। आप दोनों डायग्राम अलग अलग बनाइएगा। ये वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां जाएंगी? इन्फिनिटी पे, क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन इन रेज को कहां कट करना है? इन्फिनिटी पर, क्योंकि इमेज कहां बननी है? इन्फिनिटी पे। तो इस वाले केस में जो आपकी ऑब्जेक्ट होगी वो कैसी होगी? वर्चुअल, बिकॉज दिस इज द इंसिडेंट रेज जो वहां जाकर कट कर रही हैं। ठीक है, तो रियल वर्चुअल बाद में देखेंगे। आप ये समझें कि ये इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसलिए ये आपकी ऑब्जेक्ट है। और ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कट कहाँ करेंगे? इन्फिनिटी पे, मतलब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। तो ये दोनों केस में याद रहे कि कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग का काम भी कर सकता है और डाइवर्जिंग का भी काम कर सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कॉन्वेक्स लेंस का मैंने डायग्राम बनाया, रे डायग्राम। मैं याद रखने के लिए क्या क्या याद रखना है मैं एक बार फिर से रिमाइंड दे रहा हूँ क्या क्या याद रखना है। ये दोनों डायग्राम याद रखने हैं। ठीक, ये दोनों डायग्राम याद रह गए, मतलब ये चीज याद रह गई। दोनों डायग्राम याद रखने के बाद फिर मैं यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ, एन ऑब्जर्वर अपॉन वी माइनस एन ऑब्जेक्ट अपॉन यू दैट इक्वल टू जाने वाला माइनस आने वाला, तो एन एल माइनस एन ऑब्जेक्ट अपॉन आर वन प्लस एन जाने वाला एन ऑब्जर्वर माइनस आने वाला एन एल अपॉन आर टू। एक तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है नंबर वन। नंबर टू आपको ये याद रखना है कि एन ऑब्जर्वर अपॉन एफ प्लस एन ऑब्जेक्ट अपॉन एफ वन इक्वल टू 0। ये दो बातें याद रखनी है आपको। दो बातें याद रखने के बाद आपको ये दोनों डायग्राम याद रखने हैं। तो दोनों डायग्राम ये किसके लिए बनाए? मैंने कॉन्वेक्स के लिए बनाए हैं। अगली क्लास में मैं डायग्राम बनाऊं किसके लिए? कॉन्केव के लिए, और उसको भी वो दो डायग्राम याद करने पड़ेंगे। ये तो कॉमन है सबके लिए। और यहाँ से मैंने कुछ कुछ कंक्लूजन लिखे थे, उन कंक्लूजन को ध्यान से देख लीजिएगा। और किसी चीज में कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, हिचकिचाइएगा नहीं, ठीक है ना? जरूर पूछें, मैं जरूर जवाब दूंगा उस बात का। ठीक है, तो चलिए पढ़िए आराम से और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, चलिए बेटा।